हेलो एवरीवन, मैं सौम्य शुक्ला एंड सामान्य हिंदी के इस न्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। समीक्षा अधिकारी आर स्पेशल सामान्य हिंदी की हमारी पहली क्लास का पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। इस पहले टॉपिक हिंदी वर्णमाला के साथ हिंदी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी को समझने के लिए सबसे पहले हिंदी वर्णमाला समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके सिलेबस में हो या ना हो। वैसे तो सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है हिंदी वर्णमाला, बट आर के साथ ऐसे कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनके सिलेबस में है हिंदी वर्णमाला। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस एक वीडियो में आपकी पूरी हिंदी वर्णमाला अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो जो हिंदी है ये किस लिपि से ली गई है, तो ये देवनागरी लिपि से ली गई है हिंदी। और ये किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत हमारे आते हैं अ, ई, उ और री। ये वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है। इनकी संख्या होती है 4। और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो होते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इनकी संख्या हो गई 7। इन दोनों को मिलाकर 11 वर्ण हो गए। इसके अलावा ये दो हो गए हमारे अयोगवाह, अंग और आह। इनको अनुस्वार भी कहते हैं। ये मिला के हो गए 13। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 13। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है और दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमें अधिक समय लगता है। इसके अलावा दो होते हैं हमारे अयोगवाह, जिनको अनुस्वार भी कहते हैं, अंग और आह। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन के अंतर्गत हमारे आते हैं स्पर्शीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्शीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये सब हमारे आते हैं स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत, जिनकी संख्या होती है 25। इसके बाद ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिया है ड़ा और ढा। ड़ा और ढा जो होते हैं इनको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। इनको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। ये हो गए 2, तो इनको मिला के यहाँ पे हो गए 27। स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत कुल 27 वर्ण आ गए। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला, व। ये हो गए 4। ये हो गए अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद ऊष्म व्यंजन श, स, स, हा। ये भी हो गए 4 वर्ण जिनको ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो दो वर्णों को मिलाकर बनाए जाते हैं, जैसे क्षा हो गया, त्र, ज्ञ, श्रा। इनकी भी संख्या हो गई 4। इनका योग किया जाए पूरा तो यहाँ पे हो गए ये 39, 39 व्यंजन। 39 व्यंजन ये हो गए। और अभी मैंने आपको बताया था स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वर टोटल होते हैं 13। तो 13 और 39 इन दोनों को मिलाकर हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं, कुल कितने वर्ण हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 52। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको समझा रही हूँ इनको आप लोग एक एक करके नोट डाउन करते हुए चलिए। अगर ऐसे ही देखते जाएंगे ना तो ये सब ऊपर से निकल जाएगा। यही जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम समझते नहीं, ऐसे हवा में देख के निकल जाते हैं ना, यही पॉइंट्स आपके एग्जाम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आप क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं।
जो भी पॉइंट्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं उनको एक बार पॉइंट वाइज देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर वर्ण होते हैं 52, इसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन। मानक वर्णों की संख्या भी 52 होती है, 13 स्वर और 39 व्यंजन। मूल वर्ण जो होते हैं वो होते हैं 44। इसके अंतर्गत 11 स्वर और 33 व्यंजन आते हैं। इसमें अयोगवाह जो होते हैं अंग और आहा, इनको शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा ड़ा और ढा जो मैंने बताया था द्विगुण व्यंजन, इनको भी शामिल नहीं किया गया है। और संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ और श्रा, इनको भी शामिल नहीं किया गया है। तो इस तरह से मूल वर्ण के अंतर्गत आते हैं 44 वर्ण, 11 स्वर और 33 व्यंजन। इसके बाद उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या होती है 47, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 37 व्यंजन होते हैं। इसमें री, अंग और आह, इन तीनों स्वर को नहीं लिया गया है। ड़ा और ढा द्विगुण व्यंजन को भी शामिल नहीं किया गया है। तो उच्चारण के स्थान पर हमारे कुल वर्ण हो गए 47। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या होती है 43। इन्होंने हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 43 मानी है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हो गए हिंदी वर्णों की संख्या 43। वर्णमाला के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे उच्चारण प्रयत्न। उच्चारण प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं घोष, अघोष, महाप्राण और अल्प प्राण। तो आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण घोष होते हैं, कौन से अघोष होते हैं, कौन महाप्राण होते हैं और कौन अल्प प्राण होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वर की। तो जितने भी ये स्वर होते हैं आ से लेकर औ तक, जो ये 11 स्वर होते हैं, ये सभी घोष के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही ये सभी होते हैं अल्प प्राण। इसके बाद व्यंजन, जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, इसके अंतर्गत जो ये पहली लाइन हमें दिख रही है क, च, ट, त, प, या और शा, ये सभी हमारे आते हैं अघोष के अंतर्गत। इसके साथ ही ये होते हैं अल्प प्राण। उसके बाद ये वाली लाइन जो है ख, छ, ठ, थ, फ, र और श, ये भी आते हैं अघोष के अंतर्गत, लेकिन ये अल्प प्राण नहीं होते हैं, ये होते हैं महाप्राण। इसके बाद जो ये गा वाली लाइन है ग, ज, ड, द, बा, ला और सा, ये लाइन, इसके बाद वाली लाइन और इसके बाद वाली पूरी लाइन, ये तीनों लाइन जो होती हैं ये तीनों ही आती हैं घोष के अंतर्गत। ये हो गई अल्प प्राण, ये महाप्राण, फिर ये अल्प प्राण, उसके बाद फिर ये महाप्राण, उसके बाद फिर ये हो गया अल्प प्राण। ये जो तीनों लाइनें जो रेड से हाईलाइट की हैं मैंने, ये घोष के अंतर्गत आती हैं, और ये दोनों जो हैं ये अघोष के अंतर्गत आती हैं। और अल्प प्राण और महाप्राण का क्रम मैंने आपको बताया। सबसे पहले अल्प प्राण, उसके बाद महाप्राण, फिर अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। ये श, स, स, ये तीनों ही जो आपके हैं ये तीनों ही अघोष होते हैं, और इसके अलावा जो ये हा है ये घोष होता है। यहाँ तक मैंने आपको अल्प प्राण और महाप्राण का क्रम बता दिया था। ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये सभी हमारे आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत, और ये जो श, स, स, हा हैं ये सभी हमारे होते हैं महाप्राण। अगर आपने एक एक चीज़ पूरा कायदे से नोट डाउन की है, ध्यान से देखा है, तो ये पूरा आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा। इसके अलावा ये उच्चारण प्रयत्न की पूरी टेबल दी हुई है, यहाँ पे इसको आप लोग देख के कायदे से समझ सकते हैं। वर्णमाला के क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उच्चारण स्थान पे। अब हम पढ़ेंगे किन वर्णों का उच्चारण किस स्थान से किया जाता है।
देखिए, उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है? नासिका से होता है, दंत से, मूर्धा से, तालु से, कंठ से, ओष्ठ से। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहाँ पे मूर्धा होता है, कहाँ पे तालु होता है, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं नासिका की। इसके अंतर्गत हो गए अंग, अंगा, इया, ना और मा। इन सभी वर्णों का उच्चारण नासिका के द्वारा किया जाता है। इसके बाद मूर्धा, जो ट वर्ग होता है, पूरा ट वर्ग, टा, ठा, डा, ढ, णा। इसके अलावा षटकोण वाली सा और री, इन सभी वर्णों का उच्चारण मूर्धा से किया जाता है। इसके बाद हो गया दंतमूल। दंतमूल मतलब दंत से और मूर्धा से जो मिला के बोले जाते हैं वर्ड, उनको दंतमूल कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं र और ला। दंत से किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है? जो ता वर्ग होता है हमारा, वो पूरा ता, था, दा, धा। इसके अलावा सा, ये वाली सा, इन सभी का उच्चारण किया जाता है दंत से। उसके बाद हो गया हमारा दंतोष्ठ। दंतोष्ठ मतलब जिनका उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों से मिलाकर किया जाता है, तो वो उसके अंतर्गत आता है वा। इसके बाद है ओष्ठ। जिन वर्णों के उच्चारण में ओष्ठ का प्रयोग किया जाता है, ओठ का प्रयोग किया जाता है, उसमें कौन कौन से आ गए? पूरा पा वर्ग जो होता है, पा, फ, बा, भा, मा, और इसके अलावा उ और उ, ये सब हो गए हमारे ओष्ठ से उच्चारण करने वाले वर्ण। इसके बाद ओष्ठ प्लस कंठ। ओष्ठ प्लस कंठ से जिनका उच्चारण किया जाता है वो होते हैं ओ, औ और औ। ये औ जो है, इसके ऊपर चंद्रबिंदी नहीं होती है, सिर्फ आधा चांद होता है। फिर इधर आते हैं, इधर हो गया ये तालु। तालु से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उनके अंतर्गत आते हैं चा वर्ग, इसके अलावा ई, या और शा। इसके बाद हो गया हमारा कंठ और तालु। जिनका प्रयोग कंठ और तालु दोनों को मिला के किया जाता है वो होते हैं ए और ए। इसके बाद कंठ से जिनका उच्चारण किया जाता है उनके अंतर्गत आते हैं का वर्ग पूरा, का, ख, गा, घा, अंगा। इन सभी का उच्चारण कंठ से किया जाता है। इसके अलावा अ, आ, अह और हा, इन सभी का उच्चारण किया जाता है कंठ से यानी गले से। वर्णों के उच्चारण स्थान को भी पूरा एक बार सारणी में देख लीजिए। यहाँ पे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। कंठ से बोले जाने वाले स्वर हैं अ, आ। इसके बाद ये का वर्ग, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत हा और आयोग वा जो है ये आह। ये सभी बोले जाते हैं कंठ से। इसके बाद तालु से बोले जाने वाले ई, चा वर्ग, या और शा। मूर्धा से री, टा वर्ग, रा और सा। दंत से री बोला जाता है, ता वर्ग, ला और सा। ओष्ठ से उ, पा वर्ग। नासिका से, यहाँ पे ये बिंदी छूट गई है, नासिका से बोला जाता है अंगा, इया, णा, न, म, ड़ा और ढा। इसके अलावा अयोग वा जो अंग होता है और ये जो चंद्रबिंदी होती है, ये सब नासिका से बोले जाते हैं। इसके बाद कंठ तालु से ए और ए। कंठोष्ठ से बोले जाते हैं ओ और अ। और दंतोष्ठ जो दांत और ओष्ठ दोनों मिलाकर बोले जाते हैं वो हो गया वा। तो उम्मीद करती हूँ हमारी पहली क्लास का ये टॉपिक हिंदी वर्णमाला का एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हिंदी वर्णमाला में हमने जितना भी पढ़ा है उन्हीं पे बेस्ड नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे ताकि आपको हिंदी वर्णमाला का पॉइंट टू पॉइंट 100% अच्छे से तैयार हो जाए। जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रही हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, शब्द या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जिसके ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, वर्ण, अयोगवा। तो अब मिलते हैं हम क्लास 2 में हिंदी वर्णमाला के प्रैक्टिस सेट के साथ।